हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ 9th स्टैंडर्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स के बारे में हमें पता है कि पुराने टाइम में जो सबसे छोटा कण है किसी भी मैटर का, जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा उसको परमाणु कहा गया था। ठीक है, तो ये जो आइडिया है उसमें फिर उसी में आगे उसका नेम जो है वो ग्रीक में एटम रखा गया। ठीक है, इसका मीन्स होता है अनकटेबल, ग्रीक में इसको ऐसा कहा जाता है। ठीक है, नाउ अब जो मैटर है हम ये कंक्लूड कर पाए कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स विच मे बी एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एट द डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल, जिसमें डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी, है ना। जितने भी टाइप के मैटर हैं सब में अलग अलग टाइप के एटम और मॉलिक्यूल हैं, इसलिए वो है ना डिफरेंट हैं। ठीक है, तो जो डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर जो होते हैं उनमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बिकॉज उनके एटम्स और मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो बेसिकली दो मैटर के डिफरेंट होने के पीछे कौन रेस्पॉन्सिबल है? एटम्स और मॉलिक्यूल्स। वी ऑल नो दिस। ओके, नाउ द एक्सपेरिमेंटल स्टडीज वर कैरिड आउट टू अंडरस्टैंड द लॉज according to which elements combine to form compound और substance react together to form products। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो है वो किए गए ये लॉ समझने के लिए कि कैसे एलिमेंट्स जो हैं वो कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं या जो सब्सटेंस हैं वो रिएक्ट करके नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। ठीक है, उन लॉज को कुछ वो जो लॉज जो एक्सपेरिमेंट स्टडीज़ और उस सब से निकाले गए उन लॉज को कहा गया द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सो हम समझने जा रहे हैं द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो व्हेनेवर रिएक्टेंट्स जो हैं वो जब रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं, तो जो एलिमेंट्स हैं वो या फिर एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं कंपाउंड फॉर्म करने के लिए, तो वो ऐसा कैसे करेंगे? वो ऐसा करेंगे अकॉर्डिंग टू सर्टेन लॉज, कुछ लॉज के अकॉर्डिंग, और उनको हम कहते हैं द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि ये जो जब एक्यूरेटली अगर है ना उनके जो बाय मेजरिंग द एक्यूरेटली द मासेस ऑफ सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड, अगर हम उनके मासेस जो हैं वो अगर निकाल लें रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के, तो हमारे पास दो लॉज आ जाते हैं। तो उसमें से पहला लॉ है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसे हम समझने जा रहे हैं। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास 1774 में जो एक साइंटिस्ट थे एंटोनी लवेजियर, उन्होंने ये एक लॉ दिया था, और ये लॉ डील करता है विद द मासेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन द केमिकल रिएक्शन। ओके, दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। न तो मास जो है वो ख़त्म हो सकता है, न जनरेट हो सकता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होता है। ओके, सो इन एनी केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इट इज़ इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसके लिए हम एक एग्जांपल देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं। ठीक है, जो ऑन हीटिंग हमें डिकम्पोज करके देता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये पाया गया कि अगर 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हीट किया जाता है तो ये हमें 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ठीक है, तो अब हमें ना कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी रिएक्शन कैसे हो जाएगी? कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स ऑन हीटिंग कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इसमें मास ऑफ रिएक्टेंट क्या हो गया? मास ऑफ रिएक्टेंट हो गया 100 ग्राम, कैल्शियम ऑक्साइड इसका मास प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो गया 56, कार्बन डाइऑक्साइड का 44, ये भी कितना हुआ 100। यानी कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जो था उसी ने कन्वर्ट होकर हमें 100 ग्राम प्रोडक्ट दिया, और उसी में दो प्रोडक्ट्स बन गए, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। सो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। सो दिस शोज दैट द मास इज नो मास इज क्रिएटेड और डेस्ट्रॉय। कोई मास ना तो क्रिएट हुआ ना डेस्ट्रॉय हुआ, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हुआ। अब हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इस लॉ ऑफ ना कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई करने के लिए। हम एक क्लीन कोनिकल फ्लास्क लेते हैं जो कि कॉक के साथ फिट हो, और एक स्मॉल टेस्ट ट्यूब लेते हैं और एक थ्रेड जो है उस टेस्ट ट्यूब से टाई कर देते हैं, बांध देते हैं उसके नेक पर, और फिर उसको हम फ्लास्क में नेक में सस्पेंड कर देते हैं, और फिर फ्लास्क, कॉर्क और टेस्ट ट्यूब तीनों को एक साथ वेट कर लेते हैं उनका कि कितना वेट है, कुछ इस टाइप से। ओके, कोनिकल फ्लास्क लिया, कॉर्क लिया, हमने टेस्ट ट्यूब ली, एक थ्रेड से उसको टाई किया और उसको इसके साथ में फिट कर दिया,
है ना, इन सब का वेट ले लिया हमने। अब क्या करेंगे, प्रिपेयर द फॉलोइंग टू सॉल्यूशन, अप्रॉक्सीमेट 5% सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड लेंगे, है ना, बेरियम क्लोराइड का 5% सॉल्यूशन लेंगे। कैसे, 5 ग्राम ऑफ बेरियम क्लोराइड को 100 ml वाटर में मिलाकर, तो उसे हम बोलेंगे 5% सॉल्यूशन। और 5% सोडियम सल्फेट लेंगे Na2SO4, और वो कैसे तैयार होगा, जो Na2SO4 है यानी कि आपका जो सोडियम सल्फेट है उसको 5 ग्राम सोडियम सल्फेट को 100 ml ऑफ वाटर में मिक्स करेंगे, है ना। तो अब क्या करेंगे हम, टेक द स्मॉल अमाउंट ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन कोनिकल फ्लास्क, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन हम कोनिकल फ्लास्क में लेंगे और उस टेस्ट ट्यूब में हम सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद उसको हम सस्पेंड कर देंगे। उसके बाद इस पूरे सिस्टम का हम वेट कर लेंगे, उसको वज़न कर लेंगे, उसका वेट करेंगे हम, ठीक है। अब क्या करेंगे, उसमें से ये जो वेट आया उसमें से मास ऑफ एम्प्टी एपरेटस जो हमने पहले निकाला था उसको माइनस कर देंगे। उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ रिएक्टेंट्स आ जाएगा, है ना, जो इसके अंदर और इसके अंदर आपने डाला हुआ है। एम्प्टी कोनिकल फ्लास्क और कॉर्क और एम्प्टी जो टेस्ट ट्यूब थी उसका वेट लिया हमने। फिर उसके बाद हमने इसमें सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लिया, इसमें बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन लिया, फिर इस पूरे का दोबारा वेट कर लिया। अब इस पूरे वेट में से जो एम्प्टी जो सिस्टम था, एम्प्टी कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब का जो था वेट, उसको माइनस कर दिया, है ना, तो हमारे पास केवल रिएक्टेंट का वेट आ गया। अब इस कॉर्क को लूज़ किया, जैसे ही थ्रेड लूज़ होगा टेस्ट ट्यूब जो है वो फॉल हो जाएगी फ्लास्क में इस तरीके से। तो जो सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन है वो बेरियम क्लोराइड में मिक्स हो जाएगा। तो बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट विल बी गिव बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो ये जो बेरियम सल्फेट है आपको वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, लेकिन यहाँ पे आपको प्रेसिपिटेट फॉर्म मिला है और ये सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के फॉर्म में मिला है। अब इसको दोबारा से वेट करेंगे हम सारे के सारे कंटेंट्स के साथ, और इसमें से वापस से हम जो इनिशियल मास था एम्प्टी एपरेटस का उसको माइनस कर देंगे, तो हमें टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट दे देगा अलॉन्ग विद द रिएक्टेंट। अगर कुछ रिएक्टेंट बचा भी होगा जो कि अनरिएक्टेड है तो वो भी इसी में इंक्लूड हो जाएगा, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो जो मास जो निकलेगा इट विल बी द सेम एज द बिफोर द रिएक्शन, सो इट प्रूव्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इस तरह से हमने पहला लॉ प्रूव कर लिया और उसे सीख लिया। थैंक यू। अब हम अगले वीडियो में सीखेंगे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। थैंक यू।